अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। ठीक है, तो आप इस वीडियो में जो है हम लोग क्लास 10 फिज़िक्स मॉडल पेपर सेक्शन बी और सेक्शन सी में जितने क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? व्हाट इज़ वेव फ्रंट? राइट इट टू टाइप्स। ठीक है, वेव फ्रंट क्या होती है? द वेव फ्रंट इज एन इमेजिनरी लाइन ऑन द वेव that joins all points that are in the same phase. It is a line or surface that represents the crest and trough of a wave at any given instant. यानी वेव फ्रंट वो चीज़ होती है, यानी जो है अगर कोई वेव कोई इमेजिनरी यानी इमेजिनरी लाइन होती है जो क्या है ऑल पॉइंट्स को ज्वाइन करती है, अगर वो क्या सेम फेज में यानी क्या एक ही लाइन में चल रहे हो, चाहे वो क्रस्ट में हो चाहे वो ट्रफ में हो। ठीक है, और जो है वेव फ्रंट की कितनी टाइप्स होती हैं? दो टाइप्स होती हैं, एक तो स्फेरिकल वेव फ्रंट होती है और प्लेनर वेव फ्रंट होती है। ठीक है, तो स्फेरिकल वेव फ्रंट क्या होती है? वो जो है स्फेरिकल होती है और उनकी क्या स्फेरिकल वेव फ्रंट्स आर 3 डायमेंशन इन द शेप एंड सिमिलर टू दैट स्फीयर, यानी कि स्फीयर की तरह होती है। ठीक है, प्लेनर वेव फ्रंट क्या होती है? वेव फ्रंट इज अ वेव फ्रंट इज प्लेन फार फ्रॉम अ सोर्स, यानी क्या प्लेन जो वेव बनती है वो क्या है सोर्स होती है उससे दूर होती है। ठीक है, प्लेनर वेव फ्रंट्स आर 2 डायमेंशनल, उनका क्या शेप क्या होता है? 2 डायमेंशन होता है, और स्फेरिकल का क्या होता है? 3 डायमेंशन होता है। ठीक है, और प्लेनर वेव फ्रंट कैसे दिखती है? शीट की तरह है, जो फ्लैट पेन होता है प्लेन होता है उसकी तरह दिखती हैं। ठीक है, अब हम क्या इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? राइट डाउन 3 डिफरेंसेस बिटवीन नॉइज एंड साउंड। ठीक है, पहले हम नॉइज एंड साउंड और नॉइज के दरमियान के 3 डिफरेंसेस देखते हैं। साउंड का पहला डिफरेंस क्या है? साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग सोर्स प्लेस्ड इन अ मीडियम। साउंड क्या कब प्रोड्यूस होती है? कि जो है अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ हो किसी भी मीडियम में। ठीक है, फिर क्या नॉइस? नॉइस इज नॉइस विच साउंड विच इज अनप्लेजेंट एंड अफेक्ट आवर ईयर, उसको नॉइस बोलते हैं, जो नॉइस प्रोड्यूस होती है। दूसरा डिफरेंट साउंड का क्या है? साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी रिलेटेड टू वाइब्रेटिंग मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। साउंड क्या है? इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो किससे रिलेटेड होती है? वाइब्रेटिंग मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और क्या नॉइस कॉरेस्पॉन्डेंस टू इरेगुलर सडन वाइब्रेशन जनरेटेड बाय सम सोर्स। नॉइस क्या है? यानी जो इरेगुलर होती है और क्या कुछ ऑब्जेक्ट्स की क्या सर्टेन वाइब्रेशन, यानी जब वो वाइब्रेट होते हैं तो उस वजह से क्या नॉइस प्रोड्यूस होती है। ठीक है, साउंड का नंबर 3 डिफरेंट क्या है? साउंड वेव्स आर वेरी प्लेजेंट। जो साउंड होती है यानी जो वेव्स होती है उसकी वो क्या वेरी प्लेजेंट होती है। प्लेजेंट म्यूजिक चल रहा हो तो उसकी क्या साउंड क्या हमारे एयर के लिए क्या बड़ी अच्छी होती है। ठीक है, नॉइस का तीसरा डिफरेंस देखते हैं। फैक्टर्स ऑन में, यानी नॉइस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? एक तो क्या नॉइस लेवल और क्या ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर ऑफ नॉइस, यानी आप क्या नॉइस से कितनी देर तक आप एक्सपोज हो रहे हैं। ठीक है, फिर हम क्या क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? व्हाट आर रेडियो वेव्स? हाउ रेडियो वेव्स आर प्रोड्यूस? राइट वन यूज इन टेलीकम्युनिकेशन, यानी कि रेडियो वेव्स टेलीकम्युनिकेशन में कहाँ यूज होती है? रेडियो वेव्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी बिटवीन 10⁴, 10⁻11 और 10⁻12 वर्ड्स, यानी जिनकी दरम्यान की रेंज क्या होती है? 10⁴ से लेके 10⁻12 वर्ड्स तक होती है। एंड यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस दूर डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए इसको यूज़ किया जाता है। रेडियो वेव्स है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, और रेडियो वेव्स की क्या है? लॉन्ग वेवलेंथ होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में। ठीक है, रेडियो वेव्स आर प्रोड्यूस आर्टिफिशियली जनरेटिंग बाय ऑस्किलेटिंग द करंट इन द ट्रांसमिटिंग एंटीना। यानी आप लोगों ने देखा होगा जो घर के बाहर जो एंटीना लगे हुए होते हैं उनमें भी क्या एक तरीके से क्या रेडियो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, और उसके अंदर क्या है माइक्रोफोन कंट्रोल द करंट टू द एंटीना सो दैट द रेडियो वेव पल्सेट, यानी कि उसके अंदर एक माइक्रोफोन होता है जिसकी वजह से क्या है वो क्या है साउंड जनरेट करता है, जिसकी वजह से क्या है वेव्स की फॉर्म में क्या है सिग्नल जो है हमारे एंटीना तक आते हैं, और फिर वो क्या है हमारे जो टीवी में जो हमें चैनल डिस्प्ले हो रहा होता है उससे हमें देखते हैं। ठीक है, द इनकमिंग पल्सेशन इन द रेडियो रिसीवर कंट्रोल द लाउड स्पीकर टू कॉपी द ओरिजिनल साउंड। रेडियो वेव्स कैन डिफ्रेक्ट अराउंड हिल, सो रेडियो कैन रिसीव, यानी अच्छा अब इसी मैं आपको कॉमन सी एग्जांपल बताता हूँ। अगर जो आप रेडियो अपने घर में चला रहे हैं, जैसे अगर आप एंटीना को कहीं तो क्या सिग्नल सही नहीं आते, जैसे आप उसको यानी अपने यानी विंडो से बाहर निकालते हैं उसका एंटीना, यानी आप आसमान की तरफ यानी जो है आसमान की तरफ करते हो, तो क्या है उसको क्या अपनी फ्रीक्वेंसी जो करंट फ्रीक्वेंसी है उसको मैच करना होता है। वो डिज़ायर फ्रीक्वेंसी क्या है उस पर वो मैच करा है, जिसकी वजह से क्या आपको क्या है वो जो भी आप डॉक्यूमेंट्री या कुछ भी सुन रहे होते हैं तो वो आपको क्या बड़ा क्लियरली सुनाई देता है। इसी वजह से क्या है उसको क्या अपने सिग्नल्स जो है सही से कैच कर पाता है वो एंटीना, जिस फ्रीक्वेंसी पे क्या है वो क्या है जो फ्रीक्वेंसी हमें चाहिए होती है डिज़ायर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फिर हम क्या है इसका हम यूज़ देखते हैं कि टेलीकम्युनिकेशन में इसका क्यों कहाँ यूज़ होता है। रेडियो वेव्स आर ऑल्सो यूज इन टेलीविजन कम्युनिकेशन। रेडियो वेव से टेलीविजन कम्युनिकेशन में और टेलीकॉम में तो इसका यानी क्या है बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ होता है, यानी टेलीकम्युनिकेशन की ये बेस है रेडियो वेव्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? व्हाई डज अ प्रोटॉन हैव अ पॉजिटिव चार्ज?
इसके देखिए दो आंसर्स हैं, मैंने दोनों आंसर्स लिख दिए। वैसे बेस्ट वाला कौन सा है वो मैं आपको बताऊंगा। बेस्ट वाला है इसके अंदर ये पार्ट 2 वाला। ठीक है, इसका पहला चार्ज क्या है, पहला आंसर क्या है, प्रोटॉन चार्ज, जब पॉजिटिव चार्ज होना प्रोटॉन इज मेनली अ कन्वेंशन, यानी हमने एक किया कन्वेंशन है कि ये सही बात नहीं है कि प्रोटॉन क्या कभी भी नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो जाता है। इट इज़ नॉट अ टिपिकल गुड दैट कम्स टू माइंड। वी लर्न दैट देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स, यानी कि 3 चार्जेस होते हैं, एक तो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है और एक न्यूट्रल चार्ज होता है। ठीक है, तो हमने पॉजिटिव वालों को, जो हमने रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा, तो उसमें ये होगा कि जो पॉजिटिव वाला जो था, जो नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होता है उसको हमने अल्फा रेज यानी पॉजिटिव पार्टिकल कहा था, और जो नेगेटिव पार्टिकल था जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा था उसको हमने बीटा पार्टिकल कहा था, जो न्यूट्रल जा रहा था तो उसको हमने क्या गामा कहा था। ठीक है, तो ये क्या है, लॉ ऑफ फिजिक्स है, जिसको वजह से क्या है अल्टर करती है। अगर एटम के अंदर क्या है, इसमें लिखा हुआ है कि इफ वी हैड गिवन एन एटम अ नेगेटिव चार्ज, ऐसे यानी हम क्या एटम को नेगेटिव चार्ज भी दे सकते हैं। ठीक है, और उन्होंने इसे दूसरा स्टेटमेंट मैंने क्या लिखा है, द चार्ज इज बिलीव टू बी फ्रॉम द चार्ज ऑफ द क्वार्क्स दैट मेक्स अप द न्यूक्लियस, यानी जो क्वार्क्स होता है, क्वार्क्स होता है उसके अंदर क्या न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। प्रोटॉन इज मेड अप ऑफ, अब क्वार्क्स विद 2/3 चार्ज, यानी जो प्रोटॉन का चार्ज होता है, जिस चार्ज से प्रोटॉन बना होता है वो क्या 2/3 चार्ज होता है, एंड द वन डाउन क्वार्क विद अ नेगेटिव चार्ज 1/3, और जो पॉजिटिव चार्ज होता है 2/3 होता है, और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो क्या होता है, वो नेगेटिव चार्ज होता है 1/3 चार्ज होता है। उसको हम अगर ऐड करें तो क्या होता है, अच्छा अब इसमें यहाँ पे आप देख रहे हैं 2/3 इसमें में एक दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे 2 अब क्रॉक्स दे हमें, तो जाहिर सी बात है हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2/3 यहाँ पे 2 टाइम्स आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या 2 क्रॉक्स दे रहे हो, 2/3 प्लस 2/3 माइनस 1/3, इसमें आप देख रहे हैं एलसीएम सेम है, तो मैं कितना करूँ 2 + 2 - 1, तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा 1 आंसर आ जाएगा, यानी 3/3 आएगा, तो मैं इसको कैंसिल कर दूँ, वो 3 × 1 = 3, और तो मेरे पास आंसर आ गया 1। तो इसका मतलब क्या है, इसके हिसाब से क्या प्रोटॉन के ऊपर क्या यानी +1 चार्ज होगा। ये किया हमने, इस मेथड से सॉल्व किया। ठीक है, अब हम क्या इसके पार्ट नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, राइट डाउन 3 एप्लीकेशंस ऑफ ट्रांसफार्मर। सबसे पहले तो बता दूं ट्रांसफार्मर क्या होता है। ट्रांसफार्मर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज यूज टू स्टेप अप और स्टेप डाउन द वोल्टेज, यानी कि वो डिजायर वोल्टेज जो हमारे घर में जो एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, और जो हमें डिजायर वोल्टेज 220 वोल्ट चाहिए होते हैं उस हिसाब से क्या है उसको मेंटेन करता है। वो चीज़ क्या कहलाती है, ट्रांसफार्मर कहलाती है। आपने देखा होगा आपके घरों के पास इतने बड़े बड़े ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, उसमें क्या आपका करंट वोल्टेज कंट्रोल हो रहे होते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर क्या होती है, सबसे पहले होती है इन स्टेबलाइजर, दूसरी होती है इन बैटरी चार्जर, और तीसरी क्या होती है सर्किट ब्रेकर। स्टेबलाइजर में होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ एरियाज़ में, काफ़ी सारे एरियाज़ में जो है क्या होता है फ्लक्चुएशन होती है, जैसे कि आपके जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज होते हैं वो जो है ख़राब हो जाते हैं। वो क्यों होती है, क्योंकि क्या है जो डिज़ायर वोल्टेज हमें चाहिए होता है 220 वोल्ट, उससे क्या है ज़्यादा वोल्टेज आ जाता है। तो स्टेबलाइजर का काम यही होता है कि जो वोल्टेज को क्या है वो स्टेबलाइज करते हैं। स्टेबलाइज का मतलब क्या है, वोल्टेज को वो कंट्रोल करते हैं जितना आपके रिक्वायर्ड इंस्ट्रूमेंट का, रिक्वायर्ड आपके टीवी यानी जो आपका जो भी अप्लायंस है उसको चाहिए होता है। तो इस वजह से क्या स्टेबलाइजर इज मेड आउट ट्रांसफार्मर दैट गिव्स आउट द वोल्ट ऑफ मैनेज वोल्टेज, यानी आपको डिज़ायर वोल्टेज आपको आपके अप्लायंस को चाहिए होता है। ठीक है, तो इसका दूसरी एप्लीकेशन क्या है, इन चार्जर बैटरी, यानी आपने देखा होगा आपको जो मोबाइल चार्जर बैटरी उसमें चार्जर की यानी जो चार्जिंग होती है यानी उसके अंदर कितने कम वोल्टेज चाहिए होती है। खुदा ना खास्ता अगर वोल्टेज ज़्यादा आ जाए तो आपका क्या फ़ोन डैमेज हो सकता है। तो क्या है चार्जर में भी क्या है, बैटरी चार्जर में भी क्या है ट्रांसफार्मर लगा होता है, तो क्या है वो डिज़ायर वोल्टेज को क्या है कंट्रोल करता है कि इससे ज़्यादा वोल्टेज आपके फ़ोन में ना जाए, जिसकी वजह से क्या आपका फ़ोन ख़राब हो सके। ठीक है, अब हम क्या इसके एप्लीकेशन नंबर 3 में देखते हैं। एप्लीकेशन नंबर 3 का सर्किट ब्रेकर्स। सर्किट ब्रेकर में भी ये होता है, सर्किट ब्रेकर इंटीग्रेटेड ट्रांसफार्मर, यानी इंटीग्रेटेड ट्रांसफार्मर होता है, उसके अंदर क्या है ट्रांसफार्मर्स को क्या एक तरीके से उन्होंने प्लेस किया हुआ होता है कि अगर जो है आपका हाई वोल्टेज आता है तो आपका क्या है सर्किट यानी ब्रेकर के ट्रिप कर जाता है। अगर वो ब्रेकर ट्रिप नहीं करेगा तो जिसकी वजह से क्या है आपके जो अलग घर की चीज़ें वो ख़राब हो सकती हैं। तो इस वजह से वो ट्रांसफार्मर ये होते हैं जिसकी वजह से क्या ब्रेकर गिरा देते हैं, जिसकी वजह से क्या है आपका जो है लाइट चली जाती है, क्योंकि वो वोल्टेज ज़्यादा आ जाते हैं। ठीक है, अब हम क्या क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के व्हाट डू यू मीन बाय स्टोरेज डिवाइस, नेम एनी 2 स्टोरेज डिवाइस। सिंपल स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती हैं, द डिवाइसेस दैट आर यूज्ड टू स्टोर डेटा और दे आर आल्सो को सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी, तो उनको क्या स्टोरेज डिवाइसेस कहते हैं। स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं, एक तो यूएसबी होती है यूनिवर्सल सीरियल बस, और कौन सी होती है हार्ड डिस्क या हार्ड ड्राइव। ठीक है, अब हम कैसे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, डिफाइन एटॉमिक मास ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एंड न्यूट्रॉन इन लिथियम Li37। ठीक है, सबसे पहले एटॉमिक मास देखते हैं। एटॉमिक मास क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, इसको एटॉमिक मास। ठीक है, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स होते हैं न्यूक्लियस ऑफ एन एटम उसको एटॉमिक मास कहते हैं। ठीक है, अब ये मैं इसको सॉल्व करना, इसमें हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने दिए हुए हैं 3, इसका एटॉमिक मास कितना है A, उसको मैंने A से ढूंढ कर 7, Z को मैंने नंबर ऑफ प्रोटॉन कर दिया, मुझे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या फॉर्मूला होगा,
नंबर ऑफ क्या फॉर्मूला होता है, एटॉमिक मास इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो मुझे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के लिए करना है तो z को मैं क्या एक पे एक ही साइड शिफ्ट कर दूंगा, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के लिए मेरे पास क्या फॉर्मूला बन जाएगा, n इज इक्वल्स टू a माइनस z। ठीक है, तो मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगा, a यहाँ पे 7 है, z यहाँ पे 3 है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की क्या वैल्यू आ गई 4। तो लिथियम के कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, न्यूट्रॉन्स हो गए, लिथियम है 4 न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, वो मैं क्या है उसको मैंने लिखे हैं, तो मैं इंशाल्लाह जो है इसके साथ उसकी वीडियो भी मैं अटैच कर दूँगा, उसमें भी आपको मैं एक्सप्लेन कर दूँगा न्यूमेरिकल सॉल्व किस तरीके से किया मैंने। ठीक है, तो हम क्या है सेक्शन सी की तरफ चलते हैं। सेक्शन सी में क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 14 क्या, वाटर कैथोड रे ऑसिलोस्कोप आल्सो डिस्क्राइब द बेसिक प्रिंसिपल वर्किंग विद डायग्राम। ठीक है, अच्छा अब इस फिजिक्स में होता है कि कभी कभार आपको डायग्राम्स का नहीं बोला जाता, तो आप डायग्राम्स नहीं बनाते। जैसा कि इसमें कुछ ऐसे आने वाले सवाल हैं, उसमें क्या है आपको जो है डायग्राम्स का बोला गया, तो आपको डायग्राम्स मस्ट बनानी है। अगर आप डायग्राम्स नहीं बनाएंगे तो आपके क्या है मार्क्स माइनस होंगे। ठीक है, इससे पहले कैथोड रे ऑसिलोस्कोप पढ़ लेते हैं क्या है। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू डिस्प्ले एंड आल्सो मेजर मेनी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज लाइक एसी-डीसी वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी। ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल क्या है इसका, द CRO कैथोड रे ऑसिलोस्कोप कंसिडर डिफरेंट कंपोनेंट, द मेन कंपोनेंट्स ऑफ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप इज द कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, हम क्या इसकी वर्किंग देख लेते हैं कि इसकी वर्किंग कैसे होती है, वर्क कैसे करता है। द इलेक्ट्रॉन गन इमिट अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन आई कैथोड रे विच इज प्रोड्यूस बाय कैथोड, यानी वो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट जो था इसी से सिमिलर है ये। व्हेन द इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्राइक द फ्लोरेसेंट, यानी कि जब वो स्क्रीन पे स्ट्राइक करता है, अ ब्राइट स्पॉट इज क्रिएटेड ऑन स्क्रीन पे क्या है, यानी कि ग्लो क्रिएट होता है। The electron beam strikes the fluorescent screen, a bright spot created on the screen. The electron gun consists of a gate which is connected to negative potential. It repels the electron and therefore controls the number of electron reaching to screen to anode. यानी उसके अंदर यही कहा था कि जो नेगेटिव पार्टिकल्स है वो क्या है नेगेटिव स्क्रीन, यानी जो एनोड क्या है पॉजिटिव पार्टिकल्स है वो क्या है नेगेटिव स्क्रीन की तरफ जा रहे थे। द एनोड इज एट पॉजिटिव पोटेंशियल इज यूज्ड टू एक्सीलरेट द इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पार्टिकल्स है वो एनोड की तरफ यानी पॉजिटिव की तरफ जा रहे थे, टू फोकस देम इनटू द फाइन बीम। The deflecting system consists of X plates and Y plates to move the spot on the screen. It moves fast enough. It appears on the line. मैं आपको दिखा देता हूँ कि X plate Y plate क्या है। ये चीज़ आपकी होती है X प्लेट है, ये चीज़ है ये X प्लेट है, ये Y प्लेट, यानी जब इलेक्ट्रॉन जा रहे थे तो वो क्या है X प्लेट पे भी जा रहे थे एनोड से होते हुए, और क्या है Y प्लेट पे भी जा रहे थे जब वो इलेक्ट्रॉन बीम स्क्रीन के ऊपर थे। ठीक है, अब इसमें क्या वाई प्लेट कॉजेज डिफ्लेक्शन इन द वर्टिकल डायरेक्शन अप एंड डाउन व्हेन द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस यानी वाई, जब उसके अंदर वाई प्लेट के दरमियान इलेक्ट्रॉन जा वो डिफ्लेक्शन हो रही थी, जब उसके अंदर वोल्टेज पास किया जा रहा था वो क्या हो रही थी वर्टिकल डायरेक्शन में हो रही थी, यानी कि ऊपर की डायरेक्शन में हो रही थी। वर्टिकल डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीम कैन बी चेंज बाय वेरिंग द वोल्टेज अक्रॉस, यानी अगर आपको उसकी डायरेक्शन चेंज करनी है तो आप क्या जितना डिजायर वोल्टेज अप्लाई करें उससे भी ज़्यादा है उसकी वैल्यू को चेंज करके कर सकते हैं। एक्स प्लेट कॉजेज डिफ्लेक्ट इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट, यानी कि वाई प्लेट में क्या अप एंड डाउन हो रही थी और एक्स प्लेट में क्या लेफ्ट और राइट हो रही थी। वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीम कैन कॉज बाय चेंज बाय वेरिंग द, यानी अगर आपको एक्स प्लेट के अक्रॉस क्या है वो चेंजेस करनी है तो आपके एक्स प्लेट के अक्रॉस जो वोल्टेज अप्लाई करे थे उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये डायग्राम है, आसान सी डायग्राम है, आप लोग इसको पेपर में जरूर बनाइएगा। ठीक है, हम क्या क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, व्हाट इज अल्ट्रासोनिक्स, व्हाट आर अल्ट्रासाउंड्स, एक्सप्लेन टू एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड दैट आर यूज्ड इन हॉस्पिटल। ठीक है, इससे पहले तो अल्ट्रासाउंड देख लेते हैं। अल्ट्रासाउंड क्या होता है, द साउंड विच फ्रीक्वेंसी इज अपर द लिमिट ऑफ द ह्यूमन रेंज ऑफ ऑडिबिलिटी इज नोन एज अल्ट्रासाउंड। उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, अब हम क्या है एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड देख लेते हैं यूज इन हॉस्पिटल। अल्ट्रासाउंड आपको पता है क्यों होता है, ज़्यादातर जो लेडीज़ की यूज़ में होता है। ठीक है, और क्या होता है सोनोग्राफी वगैरह जो यानी इको यानी कार्डियोग्राफी वगैरह, यानी जो अगर आपको हार्ट वगैरह का जो देखना होता है, यानी अगर जैसे जो आपका बाईपास सर्जरी होती है उसके लिए भी क्या है अल्ट्रासाउंड ही इस्तेमाल होती है। ठीक है, ये तो मैंने यूजेज में पहला क्या है इको कार्डियोग्राफी इज अ मेन नॉन इंसेंसिव मेडिकल इमेजिंग प्रोसीजर, यानी वही है अगर आपको जो है हार्ट के जरिए या कुछ चेस्ट की पोजीशन देखनी है, जब उसके अंदर क्या है जब आपका बॉडी स्कैन होती है तो उससे आपको ये बताता है कि आपकी हार्ट की वॉल्स और सारे जो वेन्स हैं वो क्या सही है, तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि जो है वो प्रोसेस किस तरीके से होता है। द ट्रांसड्यूसर इज यानी ट्रांसड्यूसर होता है जिसके अंदर क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, द पल्स मूव अक्रॉस द स्किन एंड द अदर body tissues to the heart tissues when the pulse bounce or echo the heart structure. These pulses are then transmitted to a computer, यानी जो pulses होती हैं उससे क्या हमारी हार्ट का रिजल्ट पता चलता है। ठीक है, तो उससे हमें जो वो वॉल्स होते हैं इसमें लिखा हुआ है द हार्ट वॉल्स एंड द इमेज प्रोड्यूस, इसको जो हार्ट की जो इमेज होती है आपने देखा होगा ब्लैक कलर की होती है, वो एक तरीके से हमारी क्या होती है एकोकार्डियोग्राफी होती है। ठीक है, फिर दूसरा हमारे पास इसकी यूज़ किया है
sonography, जो ultrasonography. It is a technique used to it uses an instrument ultrasound scanner. This scanner use high frequency sound waves to obtain images of internal organs. यानी ये क्या है, इंटरनल ऑर्गन्स वगैरह में, यानी जैसे हमें सोनोग्राफी के लिए जाना होता है तो लिवर, गॉड ब्लैडर, किडनी, ट्यूमर्स एंड एबनॉर्मलिटीज इन डिफरेंट ऑर्गन्स. ठीक है, तो अब हम क्या ऐसे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ प्रोजेक्टर विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम. प्रोजेक्टर आपको पता है क्या होता है, यानी जो आपको इसकी बड़ी स्क्रीन पे क्या आपको बड़ा आउटपुट यानी दिखाते हैं, यानी आपको बड़ा आउटपुट देखना होता है, जैसे मैचेस वगैरह या आपकी प्रेजेंटेशन वगैरह जो स्कूल में होती है. ठीक है, प्रोजेक्टर डिस्कस कर लेते हैं क्या होता है. प्रोजेक्टर इज एन ऑप्टिकल डिवाइस यूज्ड टू मैग्नीफाई द स्लाइड और इमेज ऑन द स्क्रीन. इट इज यूज कॉन्वेक्स लेंसेज as a projection and a pair of condenser lenses to produce a large. इसमें क्या है, कॉन्वेक्स लेंस होता है. कॉन्वेक्स लेंस आपको पता है क्योंकि वो क्या है, अंदर की तरफ टिल्ट हो रहा होता है, तो इसकी वजह से क्या है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, कॉन्केव लेंस यूज नहीं करते. और क्या है, कंडेंसर लेंसेज होते हैं. कंडेंसर लेंसेज क्या होते हैं, एक ये कंडेंसर लेंस है इसके अंदर और ये कंडेंसर लेंस है. ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, अब इसकी हम देख लेते हैं कि वर्किंग क्या होती है. इन अ प्रोजेक्टर एन ऑब्जेक्ट और अ फ्लेम इज पोजीशन बिटवीन एफ और 2f. यानी क्या है, फोकल लेंथ में होता है या 2f में होता है, बिटवीन द फोकल, दो फोकल लेंथ को मिलाए तो हमारे पास 2f होता है from the projection lens. A concave mirror is used to reflect the light from the lamp onto the pair and condenser lenses so that the light from the lamp is concentrated. जब आप प्रोजेक्टर ऑन करते तो क्या, जब लाइट सोर्स में जाती है कॉन्केव मिरर पे, पहले कॉन्केव मिरर पे आती है, फिर क्या लाइट सोर्स, फिर क्या कंडेंसर पे जाती है. ठीक है, फिर जो आपने स्लाइड डिस्प्ले हुई थी, जो प्रोजेक्टर के बाहर जो लेंस लगा हुआ होता है जिसको प्रोजेक्टर लेंस कहते हैं, उससे क्या आपका क्या आउटपुट स्क्रीन पे आता है बड़ा होकर, इनलार्ज होकर. ठीक है, तो इसमें यही लिखा हुआ है, यूज्ड टू लाइट फ्रॉम द कंसंट्रेटेड फिल्म और स्लाइडिंग लिमिटिंग इट इवनली. द इमेजेस फॉर्म ऑन द स्क्रीन इज रियल इन्वर्टेड मैग्नीफाइड. यानी जो इमेज होगी, जाहिर सी बात है हम कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसी वजह से क्या इमेज रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, अपसाइड डाउन होगी और क्या मैग्नीफाइड होगी, इनलार्ज होगी, लार्ज इन साइज होगी. The image must be placed upside down and literally inverted so we can see the image real. मैं इसको ये बता कि इमेज आपकी जो है वैसे प्रोजेक्टर में उल्टी बन रही होगी, लेकिन जब आप उसको स्क्रीन पे देखेंगे तो वो क्या जिस तरीके सीधा जो आपने डिस्प्ले, जैसे आपके लैपटॉप में कोई प्रेजेंटेशन शो हो रही है उसका पेज जैसे शो हो रहा होगा, इस तरह क्या आपको प्रोजेक्टर की स्क्रीन पे भी क्या है यानी जो है सीधी डायरेक्शन में शो हो रही होगी. लेकिन जो इमेज प्रोजेक्टर की बिहाइंड बन रही होगी यानी कॉन्वेक्स लेंस पे वो क्या होगी, अपसाइड डाउन यानी उल्टी होगी. ठीक है, अब हम क्या इसके क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, डिस्क्राइब रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट फॉर द सेपरेशन ऑफ रेडियो एक्टिव वेव्स. ठीक है, वही रेडियो एक्टिव वेव्स के लिए, यानी वही उन्होंने रदरफोर्ड ने आपको बताया था कि उन्होंने रेडियम के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था. उन्होंने रेडियम को क्या एक लेड बॉक्स में रखा था, जिसके अंदर से क्या उन्होंने इसमें लिखा हुआ है, कंसिस्ट ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट सब्सटेंस में स्मॉल क्वांटिटी सच एज रेडियम कैप्ट इन अ कैविटी, ब्लॉक्स ऑफ रेडिएशन आर एबल टू कम आउट फ्रॉम द माउथ ऑफ दिस कैविटी. फोटोग्राफी यानी उन्होंने वही इसके अंदर से बीम ऑफ लाइट पास की थी, फोटोग्राफी प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस अबव द लेड ब्लॉक सो दैट द रेडिएशंस फ्रॉम रेडियम फॉल अपॉन इट. द apparatus इज प्लेस्ड इन अ चैम्बर विच इज कम्प्लीटली इवैक्यूएटेड. यानी इसके अंदर के कोई एयर नहीं थी, जिसकी वजह से क्या रेडिएशंस उसके अंदर ही थी, उससे बाहर नहीं जा सकी थी. द चैम्बर इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल्स ऑफ द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड. और वो चैम्बर्स कहाँ थे, मैग्नेटिक फील्ड के अक्रॉस थे. अब ये वर्किंग कैसे करती हैं, व्हेन रेज आर पास थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड फॉल्स ऑन अ फोटोग्राफिक प्लेट वी गेट 3 सेपरेट इमेजेस ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट. उसमें से हमने रेस पास की थी मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसमें से क्या हमें थ्री सेपरेट इमेजेस मिली थी फोटोग्राफिक प्लेट पे. ठीक है, इसकी ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं. पहली ऑब्जर्वेशन क्या थी, वन बैंड टुवर्ड द नेगेटिव पोल एंड पॉजिटिवली चार्ज. यानी जो हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल थे वो नेगेटिव पोल की तरफ बैंड हो गए थे. एक बैंड क्या पॉजिटिव पोल की तरफ चले गए, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल नेम एज बीटा पार्टिकल. जो पॉजिटिव चार्ज उनको अल्फा पार्टिकल्स कह दिया था. ठीक है, थर्ड वन रिमेन अनडिफ्लेक्टेड हैंस या न्यूट्रल, और उनको गैमा रेस कह दिया था. ठीक है, ये क्या इसकी डायग्राम है, मैं बुक में दूसरी, मैंने दूसरी लिया, आप जो है बुक वाली बनाई क्योंकि वो वाली जो है मुझे सही से मिल नहीं रही थी. ठीक है, तो मैंने इसको बना दिया. इसमें भी वही चीज़ है जो बुक में, बस उन्होंने क्या है वो डायग्राम थोड़ी सी उसको डायग्राम इसमें थोड़ी सी चेंज है. ठीक है, अब हम जो क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ देते हैं. क्वेश्चन नंबर 18 के डिस्क्राइब टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड विद डायग्राम. इससे पहले हम देख लेते हैं करंट कैरिंग कॉइल क्या होता है. करंट कैरिंग कॉइल कैप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस अ टॉर्क. टॉर्क क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, which is the cross product of magnetic moment या field vector. Hence the torque is a maximum when the dipole moment is perpendicular to the field and zero when it's parallel to the anti-parallel to the field. अच्छा, वो जब perpendicular होता है dipole moment, जब क्या हो maximum हो torque, zero होगा जब क्या parallel हो या anti-parallel हो. When an electric current is passed through the coil placed in the magnetic field with its plane parallel to the field experience, यानी जब parallel होगा तो वो क्या टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा.
ठीक है। द रेक्टेंगुलर कॉइल टेंड्स टू रोटेट द मैग्नेटिक फील्ड एंड एक्सपीरियंस अ टॉर्क। ठीक है, तो टॉर्क क्या होता है, टॉ इज इक्वल टू बी आई ए एन कॉस अल्फा। ठीक है, बीटा यहाँ पे जो फ्लक्स डेंसिटी, आई करंट है, ए यहाँ पे जो है ए यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी है, एन यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स हैं, और यहाँ पे कॉस अल्फा क्या एंगल बन रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर इसकी डेरिवेशन है कि ये फॉर्मूला आया कैसे। ठीक है, तो कंसीडर रेक्टेंगुलर कॉइल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बी एंड द प्लेन ऑफ द कॉइल इज पैरेलल टू द फील्ड एंड द फ्री इज रोटेट टू अबाउट its axis. When current I is passed through the coil, a force is experienced on the perpendicularly placed conductor. The magnitude of the force here, force is magnitude से BIL. Hence, a pair of two equal and opposite forces couple acts on the coil that causes the coil to rotate. So that torque. अच्छा, अब इसमें क्या इन्होंने क्या टॉर्क, जब टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा था तो उसके अंदर क्या, टॉर्क के अंदर क्या क्या वैल्यू आई थी, बी आई ए. If the plane of the coil makes an angle alpha with the field B, then the perpendicular distance cos alpha can be added. यानी इसके अंदर क्या perpendicular distance बना रहा था और क्या एंगल बना रहा था किससे, with the field B. तो यहाँ पर क्या आ गया था टॉर्क की फॉर्म, बी आई ए कॉस एल्फा. अगर क्या है नंबर ऑफ टर्न्स, द कॉइल हैज एन नंबर ऑफ टर्न्स, तो उसके एन नंबर ऑफ टर्न्स के लिए क्या फॉर्मूला होगा, टॉ इज इक्वल टू बी आई ए एन कॉस एल्फा. ठीक है, मैं इसमें लिखा हुआ भी कि बी के दरमियान टर्निंग इफेक्ट है और ये क्या है थीटा बना रहा है, तो ये अल्फा बना रहा है. ठीक है, तो इसकी डायग्राम में, ये डायग्राम भी आप पेपर में बनाइएगा. ठीक है, उनके क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक पावर ड्राइव एंड एक्सप्लेन द पावर डेसिपेशन इन रजिस्टर. और हमें कौन सा एक्सप्रेशन का है, ड्राइव P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर. ठीक है, सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक पावर देख लें. इलेक्ट्रिक पावर कहता है रेट एट विच वर्क इज बीन डन इन इलेक्ट्रिक सर्किट, इसका इलेक्ट्रिक पावर. पावर का क्या फॉर्मूला होता है, वर्क डन अपॉन टाइम. पावर डेसिपेशन रजिस्टर, रजिस्टर में देख लीजिए पावर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, व्हेन करंट फ्लोज इन अ कंडक्टर देन अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी विच इज नोन एज पावर डेसिपेशन. जब उसके अंदर जो है कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो, करंट फ्लो होता है, तो उसके अंदर क्या है हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वो क्या कहलाती है, पावर डेसिपेशन. उसका यूनिट क्या होता है, जूल पर सेकंड, बस कॉमनली क्या है किलोवाट पर आर पे इसको कहते हैं. ठीक है, इसकी हम डेरिवेशन देख लेते हैं. हमें सबसे पहले क्या वी नॉलेज हमें पता है पावर का क्या फॉर्मूला होता है, वर्क डन अपॉन टाइम. बट इलेक्ट्रिकल वर्क किसके बराबर होता है, वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इनटू वोल्टेज. ठीक है, लेकिन हमें पता है चार्ज का क्या फॉर्मूला होता है आई टी, और पावर का क्या फॉर्मूला होता है वी आई. लेकिन ओम्स लॉ क्या कहती है, वी इज इक्वल टू आई आर. तो मैं क्या यहाँ पे जो है पी की जगह मैंने क्या वैल्यूज पुट कर दी, पी इज इक्वल टू वी की जगह मैंने पुट कर दिया आई आर, तो पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर अपॉन आर. ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आप देखें ये आर स्क्वायर कैसा है. आर स्क्वायर यहाँ पे ऐसा है कि मैंने क्या है आर की जगह यहाँ पे आई की जगह वैल्यू रखी वी अपॉन आर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर, एक आर से आर कैंसिल, और यहाँ पे मैंने बता भी दिया वी इज इक्वल टू आई आर. तो यहाँ पे मैंने क्या पावर की मेरे पास जो एक्सप्रेशन आया था वो क्या गया पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर. यहाँ पे क्या है तकरीबन पूरा ड्राइव हो गया. ठीक है, और ये इसकी क्या है यहाँ पे वो भी है डायग्राम कि ये पावर का फॉर्मूला आया कैसे, आई स्क्वायर अपॉन है वी स्क्वायर अपॉन आर. ठीक है, तो ये क्या है सारे क्वेश्चंस मैंने समझा दिए. ठीक है, तो एक्सप्लेन कर दी, कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. इंशाल्लाह इसके बाद जो न्यूमेरिकल्स हैं उसको भी मैं एक्सप्लेन करूँगा. ठीक है, अस्सलाम वालेकुम. इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 10 फिज़िक्स मॉडल पेपर के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे. ठीक है, इसका पहला न्यूमेरिकल क्या है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू डिके फॉर 36 mg ऑफ रेडियम मास ऑफ रेडियम 226 टू लीव 4.5 ग्राम ऑफ हाफ लाइफ ऑफ द आइसोटोप्स आर 1600 यस. ठीक है, इसके अंदर क्या हमें ये पूछा गया है कि 36 ग्राम को रेडियम का जो 236 का आइसोटोप है कितना टाइम लगेगा जो ये 4.5 मास ऑफ ग्राम छोड़े. ठीक है, इसके अंदर हमारा इनिशियल मास कितना दिया है सैंपल का एम आई 36 ग्राम, और रिमेनिंग मास ऑफ द सैंपल कितना है एम, यानी इसको आप किसी से भी डिनोट कर लीजिए, मैंने इसको एम एफ से डिनोट किया हुआ है 4.5 ग्राम. ठीक है, तो अब ये क्या हाफ लाइफ पूछिए सैंपल की, हाफ लाइफ हमें सैंपल की दी हुई है, टी हाफ लाइफ कितनी 1600 ईयर्स. ठीक है, तो यहाँ पे क्या नंबर ऑफ हाफ लाइफ हमें मालूम करनी है और टोटल टाइम भी मालूम करना है. ठीक है, तो हाफ लाइफ का हमारे पास क्या फॉर्मूला आता है, द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ सैंपल इज इक्वल टू 1/2n द ओरिजिनल, यानी जो हमारा द 2n ऑफ द सैंपल. तो यहाँ पे हमारे पास क्या है रिमेनिंग सैंपल कितना है 4.5 है, इज इक्वल टू 1/2 की पावर n, और यहाँ पे ओरिजिनल सैंपल कितने हैं 36 दिया हुआ है. ठीक है, तो जो है अब यहाँ पे मैं क्या इसमें थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करूँगा. अच्छा, अब इसको मैं थोड़ा सा अरेंज कर लूँगा. अब जो है अगर आप 36 को 4.8 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आंसर 8 आएगा. ठीक है, तो जो है अच्छा अब इधर आप देख रहे हैं मेरे पास क्या 2 की पावर n और यहाँ पे क्या 8 है, तो मैं 8 को ऐसे भी लिख सकता हूँ. 8 मेरे पास मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ.
8 क्या होता है 2 का क्यूब होता है। तो यहाँ पे क्या है बेसिस सेम पावर इक्वेट हो जाएंगे, यानी यहाँ पे भी 2 की पावर है, यहाँ पे भी 2 की पावर है। तो हमारे पास बेसिस सेम होती तो हम क्या पावर को इक्वेट कर लेते हैं। यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई, ठीक है। अच्छा अब इसमें हम क्या है टोटल टाइम देखते हैं कि टोटल टाइम कितना चाहिए कि वो क्या इतना मास हमें 4.5 ग्राम जो हमें चाहिए था वो दे दे, ठीक है। हमारे पास क्या होता है नंबर ऑफ हाफ लाइफ का फॉर्मूला, नंबर ऑफ हाफ लाइफ इक्वल्स टू टोटल टाइम इंटरवल अपॉन हाफ लाइफ, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे टोटल टाइम निकालना है, तो यहाँ पे क्या है नंबर ऑफ हाफ लाइफ से मैं हाफ लाइफ को मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ पे मेरे पास क्या टोटल टाइम इंटरवल निकल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 1600 ईयर्स, तो यहाँ पे टोटल टाइम कितना आ गया 4800 ईयर्स यानी 4800 ईयर्स। तो टोटल डिके प्रोसेस रिक्वायर्ड 4800 ईयर्स, यानी जो उसको जो रिक्वायर्ड मास चाहिए उसके लिए उसको कितने ईयर्स लगेंगे 4800 ईयर्स, ठीक है। अब हम क्या इससे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ से क्वेश्चन नंबर 9 के डिफाइन एटॉमिक नंबर मैं उसमें भी समझा चुका हूँ। उसमें क्या आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बताने लिथियम 37 में, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स नोन इज द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास, ठीक है। फिर इसमें क्या हमें एटॉमिक नंबर बताना है, यहाँ पे जो है 3 यहाँ पे क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन है, यहाँ पे 7 क्या है एटॉमिक मास है। तो यहाँ पास क्या फार्मूला होता है, वैसे तो इसका ओरिजिनल फार्मूला होता है A=Z+N, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है, तो मैं Z को उधर ले जाऊँगा, तो मेरे पास N के लिए क्या फार्मूला हो जाएगा A-Z। तो यहाँ पे एटॉमिक मास की वैल्यू रखूँगा, Z की वैल्यू रखूँगा, तो मेरे पास N क्या आ जाएगा यहाँ पे 4 आ जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 4, ठीक है। अब हम क्या इसके न्यूमेरिकल नंबर 10 की तरफ चलते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 10 क्या है यहाँ पे हाउ मच वोल्टेज विल बी ड्रॉप अक्रॉस द 50 किलो ओम रजिस्टर वैन का वूज करंट इज 300 मिली एम्पेयर, ठीक है। अब यहाँ पे हमें वोल्टेज यानी इसके अंदर में क्या वोल्टेज निकालना है, रेजिस्टेंस दी हुई है, करंट दिया है, रेजिस्टेंस कितनी 50 किलो ओम, इसको मैं क्या पहले ओम में कन्वर्ट किलो यानी कि रेज़ टू दी पावर 3, तो मेरे पास क्या है 50 रेज़ टू दी पावर 3 ओम में आ गया। यहाँ पे माइक्रो पावर होता है रेज़ टू दी पावर -6, तो 300 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर -6 एम्पेयर, यानी करंट मेरे पास एम्पेयर में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें वोल्टेज निकालना है। वोल्टेज का क्या फॉर्मूला होगा ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V=IR। मैंने फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट की 300 रेज़ टू पावर -6 और 50 इंटू रेज़ टू पावर 3, तो मैं सिंप्लीफाई किया तो वोल्टेज की वैल्यू क्या आ गई 15 वोल्ट्स आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे द वोल्टेज ड्रॉप इज 15 वोल्ट्स। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज और 3 माइक्रोकूलम व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 5 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज दिया हुआ है Q= 3 माइक्रोकूलम, तो उसको मैं 3 × 10⁻⁶ कर लूँगा क्योंकि माइक्रो का -6 के बराबर होता है, और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी दी हुई E= 5 न्यूटन पर न्यूटन पर कूलम, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या फोर्स ऑन चार्ज किसके बराबर, फोर्स ऑन चार्ज हमें चाहिए F= 9 माइक्रो न्यूटन, यानी इसके अंदर हमें 9 रेज़ टू द पावर -6 दी हुई है, ठीक है। अच्छा अब इसको हम क्या फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमारे पास फॉर्मूला क्या लगेगा E=F/Q, ठीक है। तो अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो मेरे पास E कितनी आ गई यहाँ पे E= 3 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। अब हम क्या है इसके पार्ट नंबर 12 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 12 क्या है यहाँ पे व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ 193 माइक्रो नैनोमीटर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन यूज इन द लेज़र आई सर्जरी, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी दी हुई है यानी हमें यानी अच्छा अब इसमें आपको क्या वेलोसिटी नहीं दी हुई होती, वेलोसिटी क्या आपको स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है 3 एक्सपोनेंट 3 × 8 मीटर पर सेकंड, आपको खुद याद होनी चाहिए। वेवलेंथ दी हुई है लैम्डा कितनी 193 नैनोमीटर, तो नैनो किस बराबर होता है 10⁻⁹ के, तो 193 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकालनी, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है V=F लैम्डा, तो मेरे पास क्या है फ्रीक्वेंसी के लिए क्या हो जाएगा V/λ, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी 1.55 रेज़ टू द पावर 15 हर्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 1.55 रेज़ टू द पावर 15 हर्ट्स, ठीक है। हम क्या इसके क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है एन इमेज ऑफ स्पेसिमेन अपीयर्स टू बी 11.5 सेंटीमीटर बिहाइंड द कॉन्केव मिरर विद द फोकल लेंथ ऑफ 13.5 सेंटीमीटर, फाइंड द स्पेसिमेन डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, यानी इसके अंदर हमें क्या है P निकालना है, यानी इमेज डिस्टेंस निकालना है, Q दिया हुआ है और F दिया है। फोकल लेंथ यहाँ पे कितनी 13.5 सेंटीमीटर, इमेज डिस्टेंस क्या Q -11.5 होगा, क्योंकि क्या इमेजेस फॉर्म बिहाइंड द मिरर यानी नेगेटिव होगा, वर्चुअल इमेज होगी। P निकालना था हमारा क्या फॉर्मूला होता है मिरर इक्वेशन का 1/f = 1/p + 1/q, 1/p के लिए इक्वेशन बनाएंगे तो 1/f - 1/q हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं F की Q की वैल्यू लिखूँगा, F की और Q की वैल्यू रखूँगा, तो यहाँ पे क्या है ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। फिर इन दोनों के एलसीएम सेम करेंगे तो इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंप्लीफाई करूँगा तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा 100/621। तो मैं इसको इन्वर्ट कर दूंगा तो P = 621/100, तो यहाँ पे पास P इमेज डिस्टेंस कितना आ गया
सॉरी ऑब्जर्व डिस्टेंस कितना आ गया 6.2 सेंटीमीटर, जो ऑब्जर्व डिस्टेंस है 6.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मैंने क्लास 10 मॉडल पेपर के तमाम क्वेश्चन सेक्शन बी और सेक्शन सी के एक्सप्लेन कर दी। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल के बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हो। मैं इंशाल्लाह जितने मॉडल पेपर रह गए उसको भी मैं अपलोड कर दूँगा, और इंशाल्लाह व्हाट्सएप ग्रुप भी मैं जल्द गूगल फॉर्म के ज़रिए पोस्ट कर दूँगा, ताकि क्या मैं आप लोगों से रीच कर सकें और फिर क्या आपको मटीरियल प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।